जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपक गहलावत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दीपक गहलावत मैथ्स पे। दोस्तों, कल से CGL 2023 का एग्जाम शुरू होने वाले हैं। सभी बच्चों ने उम्मीद करता हूं अच्छे से तैयारी कर ली होगी, प्रिपरेशन कर ली होगी। बट फिर भी स्टूडेंट्स के माइंड में कुछ ना कुछ डाउट रहता है। सर, एग्जाम में प्रेशर हैंडल कैसे करें, पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, कौन से GS में कौन सा सेक्शन पढ़ के जाएं, रीजनिंग को कैसे अटेम्प्ट करें, कितने समय में कौन सा टॉपिक कवर होना चाहिए, भाई कैलकुलेशन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जाए। बस इन्हीं छोटी छोटी बातों पे हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक को। कल से एग्जाम शुरू होने वाला है। सबसे पहले ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो भी कल से एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहला पॉइंट ही ले लेते हैं। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि हाउ टू मैनेज प्रेशर इन एग्जाम। एग्जाम में प्रेशर को कैसे मैनेज करें। सर, एग्जाम का जो प्रेशर है ना, उसको कैसे हैंडल करें। आते आते सवाल भी गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। इस एग्जाम के प्रेशर को, पहली बात तो एक पॉइंट कि आपने अच्छे से सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया होगा, आपने अच्छे से तैयारी कर ली होगी, मॉक टेस्ट भी दिए होंगे, आपने अपने जो आपका वीक पोर्शन था उस पर भी काम किया होगा, मैं ये मान के चलता हूं। उसके बावजूद भी एग्जाम में अगर प्रेशर होता है ना, तो कैसे कैसे हैंडल किया जाता है। एग्जाम का प्रेशर कहां मेजर करते हैं भाई हम। एग्जाम के प्रेशर से मतलब है सर कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड कर दिया, ये भी मेरा आ गया, ये भी मेरा आ गया, थर्ड क्वेश्चन नहीं आया, फोर्थ क्वेश्चन नहीं आया, फिफ्थ क्वेश्चन नहीं आया, सिक्स्थ क्वेश्चन भी नहीं आया, तो यहां से प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है सर कि पता नहीं अब तो मेरे से एग्जाम में क्वेश्चंस हो ही नहीं रहे, अब आगे क्या होगा। ये प्रेशर है ना, दिमाग में चलता रहता है और ये क्वेश्चंस को ठीक करने की कैपेसिटी को कम कर देता है भाई। ऐसा नहीं करना। इस प्रेशर को, जैसे ही क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, इस प्रेशर को कैसे हैंडल करें। एक विधि है, स्किप क्वालिटी से। क्वेश्चंस को स्किप करने की क्वालिटी डेवलप कर लो भाई, हमेशा एग्जाम में स्कोर भी बढ़ जाएगा। अगर स्किप कर दिया ना, देखो जैसे मैं आपको सिंपल प्रैक्टिकल बात बताता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ, कर दिया, सेकंड अटेम्प्ट हुआ, कर दिया, थर्ड क्वेश्चन में क्या हुआ, थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहे, उसमें जाके 1 मिनट का टाइम लग गया। और आपको क्या लगता है, ये क्वेश्चन आपको आता है, आपने पढ़ा, एग्जाम में क्लिक किया क्वेश्चन, बट आपसे सोल्यूशन नहीं बन रहा है। क्वेश्चन के आगे इगोइस्टिक नहीं होना है। कभी जिद पकड़ के बैठ जाओ, अच्छा मेरे से कैसे नहीं होगा, होगा भाई, सवाल जरूर सोल्व होगा, बट उसको टाइम देना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में पेपर जैसे जैसे स्टार्ट होता है ना, 60 मिनट का टाइम स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे हमारे पास शुरू में एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम क्वेश्चन के आगे अपनी जिद पकड़ के बैठ जाएं। एक काम करना, तुरंत बिना सोचे समझे क्वेश्चन को स्किप कर देना, क्वेश्चन को स्किप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल आया, अगला सवाल में भी कंफ्यूजन हुई, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी स्किप कर दो। फिर क्वेश्चन आया, फिर क्वेश्चन को स्किप कर दो। देखो, आप मान के चलो अगर आपका स्कोर 85 क्वेश्चंस तक रहता है, 85 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, तो आपको 10-12 क्वेश्चन स्किप करने में कोई बड़ी बात नहीं है भाई। आपको प्री क्या है, क्वालिफाइंग नेचर है, तो आपको ज्यादा मार्क्स नहीं लेके आने। हालांकि आपको अपनी तैयारी के बारे में तो पता चलेगा जितने मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, बस आपको क्वालिफाइंग नंबर ही तो लेके आने हैं। तो कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गलत ना किए जाएं। कम क्वेश्चन गलत करो, चाहे स्किप कर दो, बट कम क्वेश्चन किए जाएं। एवरेज मान के चलना, अगर आपके 70+ क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट है ना भाई, बिल्कुल करेक्ट है, और बाकी क्या आपने क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं, तो आप सेफ स्कोर में हो, 100% आपका प्री क्लियर हो जाएगा। बट प्रेशर कहां बनेगा, प्रेशर यहां बनेगा सर जब गलत आते चले जाते हैं और हम उसको अटेम्प्ट करते चले जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ा, सोल्व हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा स्किप करो। क्वेश्चन पढ़ा, सोल्व हो रहा है, ठीक है, नहीं तो स्किप करो। इस कला को डेवलप कर लेना, पेपर में अपने आप स्कोर बढ़ जाएगा, प्रेशर भी नहीं होगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस को स्किप करने के बाद, जैसे ये भी स्किप कर दिया, ये भी स्किप कर दिया, सारे क्वेश्चन स्किप कर दिया हमने लगातार 3-4, बट सर अब इनको कैसे अटेम्प्ट करें। इनको अटेम्प्ट करेंगे हम टाइम को मैनेज करके, इसके बारे में भी बात करूंगा भाई मैं। टाइम को मैनेज करेंगे, अपना टाइम बचाएंगे, तो फिर से लौट के आएंगे इन स्किप क्वेश्चंस पे जो हमने छोड़ दिए हैं, इनको दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे। इस तरीके से प्रेशर हैंडल कर सकते हो, ज्यादा घबराना नहीं है। और एक अप्रोच के साथ और एग्जाम में बैठना भाई, जिस अप्रोच के साथ मैं बैठता था, अगर आपने अच्छी तैयारी की है, मैंने अच्छी तैयारी की है, तो मैं अप्रोच के साथ बैठता था। अगर मुझसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ ना, तो जितने भी CGL के कैंडिडेट्स बैठे हैं उनसे किसी से भी सोल्व नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके लिए कोई नया क्वेश्चन है ना वो एग्जाम में, तो सभी के लिए वो नया क्वेश्चन होगा, उसमें उतना ही टाइम सभी को लगेगा जितना आपको लग रहा है। बस आपको अपनी तैयारी सटीक तरीके से रखनी है, जो आपने पढ़ा है उसी को अप्लाई करना है, नया कुछ वहां टेक्निकलिटी लगाने मत बैठ जाना भाई, बशर्ते आपके पास टाइम हो तो, ठीक है।
तो एग्जाम को प्रेशर हैंडल किया जा सकता है सिर्फ जब आपको क्वेश्चन की स्किप करने की कला आ जाएगी और बिल्कुल कूल होके बैठना है। टारगेट बना के चलो 70-75 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बिल्कुल सही, ज्यादा क्वेश्चंस में घुसना ही नहीं है, तो अपने आप प्रेशर रिलीज हो जाएगा, प्रेशर आएगा ही नहीं। ठीक है, एक सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा आता है सर, हाउ टू इंप्रूव स्कोर इन एग्जाम। स्कोर को कैसे इंप्रूव करें एग्जाम में? सर अभी हमने बात की है, इंप्रूव स्कोर को इंप्रूव किया जा सकता है। सपोज करो आपने कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिए, स्किप करने के बाद हमारे पास आखिरी में 10 मिनट का टाइम बच गया, 10 मिनट का टाइम बच गया, 5 मिनट का टाइम बच गया, तो उस टाइम में हमने मान लिए 10 क्वेश्चंस को स्किप कर दिया। 10 क्वेश्चंस में से 10 मिनट में 3-4 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, 100% बनेंगे भाई 3-4 क्वेश्चन, क्योंकि आप उससे पहले अप्रोक्स 70 क्वेश्चंस कर चुके होंगे। इस तरीके से एग्जाम में अंदर बैठकर इसको स्कोर को इंप्रूव किया जा सकता है भाई। और स्कोर इंप्रूव करने की क्या कला है? एक तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो ठीक होनी चाहिए, एक आप क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम ना लगा के जो बड़े क्वेश्चंस है ना उनको छोड़ दो, छोटे क्वेश्चन को पहले एक बार एग्जाम में पूरे पेपर में से गो थ्रू हो जाओ। जैसे ही एक बार पेपर में से निकल गए, आपका 70% पेपर हो गया या 60% पेपर हो गया, उसके बाद दोबारा जैसे जैसे क्वेश्चंस में अटेम्प्ट आओगे ना, तो यकीन मान के चलना 10 से 12 क्वेश्चन और ठीक होने वाले हैं आपके, 101% ठीक होंगे। बस आपको एकाग्र होकर, बिल्कुल सेंट्रलाइज होकर पेपर देना है, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। क्वेश्चन एक आधे छूट भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से इंप्रूव 100% इंप्रूव होगा स्कोर भाई। एक पॉइंट आता है सर, हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें। सपोज करते हैं क्वेश्चन लिखा हमने एक क्वेश्चन बना दिया और आखिरी में मल्टीप्लीकेशन आ गई सर 4 दूनी नहीं आती, 2 चौके ले लेते हैं, 2 चौके लिखना होता है 8, बट एग्जाम का प्रेशर इतना होता है, उसमें इतनी फास्टनेस होती है, इधर उधर से एग्जाम क्लिक हो रही है, तो भाई 8 याद नहीं आता, 2 चौक 12 याद आ जाएगा। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, ये सिली मिस्टेक है भाई, पूरा क्वेश्चन ठीक होते होते कैलकुलेशन पे गड़बड़ कर दी। अब इसको कैसे अवॉइड करना है, आपको एक जेन्युइन सलाह दूंगा भाई, यहां 1 सेकंड ज्यादा लगा लेना इस क्वेश्चन पे, 1 सेकंड की बजाय 2 सेकंड ज्यादा लगा लेना इस क्वेश्चन पे, बट कैलकुलेशन को इजी करना। जब आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, आपके माइंड में स्किप क्लिक हुआ, सर ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा है, इसका तरीका भी आता है, तो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, कूल रहो, उसी तरीके से क्वेश्चंस को करते चले जाओ, चाहे 2 सेकंड भले ही ज्यादा क्यों ना लग जाए, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अदरवाइज आपकी वो हड़बड़ाहट, 1 या 2 सेकंड की हड़बड़ाहट आपके 2.5 नंबर लेके चली जाएगी भाई माइनस में, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है, इसी तरीके से सिली मिस्टेक को अवॉइड किया जा सकता है। अब एक बात और बताता हूं आपको, उम्मीद करता हूं 30 तक के टेबल याद होंगे ना, 30 तक के स्क्वायर याद होंगे और 20 तक के आपको क्यूब याद होंगे उम्मीद करता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन तो इसी तरीके से इजी बनाई जा सकती है ना। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को ये चीजें याद नहीं है, किसी भी तरीके से याद नहीं है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप भी कंपटीशन में बराबर के हकदार हो भाई, आप भी कंपटीशन में बने रहोगे। मैं अभी तरीका बताता हूं कैसे करना है। सपोज करो हमें एग्जाम से 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले एक रफ शीट दे दी जाती है, ठीक है। रफ शीट में क्या करेंगे, यहां तो स्क्वायर लिख लो जो आपको नहीं आते, 10 से ऊपर के स्क्वायर लिख लो, 11 से 15 से ऊपर के स्क्वायर लिख लो। यहां आपने क्यूब लिख लो सर, 11 से ऊपर के क्यूब लिख लो सारे। यहां जो आपको टेबल नहीं आती, पेपर में क्या होता है, 19 का पहाड़ा याद नहीं आता, 19 सत्ते कितना होता है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर इतना है, टाइम टिक 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 चलते रहता है, तो 19 सत्ते याद नहीं आता, 17 8 याद नहीं आता। तो क्या करना है, जो आपको टेबल थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है, 19 का है, 17 का है, 21 का है, 25 का है, 27 का है, 29 का है, वो टेबल यहां लिख लो भाई, कोई शर्म वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। पेपर उठाओ, रफ शीट है, उसमें से क्वेश्चन देखा, मैच किया, कैलकुलेशन कर दी, ये सिली मिस्टेक अवॉइड हो जाएंगे। मैं इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस करता था भाई, ठीक है। अब ये तो मैथ की बात है, एक तो मैथ में सिली मिस्टेक होती है, एक सिली मिस्टेक होती है रीजनिंग में। सर अल्फाबेट याद नहीं आते, Z कौन से पे है, O कौन से पे है, S कौन से पे है, T कौन से पे है। कई स्टूडेंट्स तो वो इजोटी वाला मेथड लगाते रहते हैं, सर अच्छा 5 इधर उधर कैलकुलेशन करते हैं। इतना टाइम नहीं होगा भाई पेपर में, आप फिंगर्स पे काउंट करोगे। सबसे आसान तरीका बताता हूं रीजनिंग को भी की कैलकुलेशन इजी करने के लिए। जैसे ही आपके पास रफ शीट है ना, इस रफ शीट में नीचे क्लिक करो या ऊपर
ऊपर लिखो, रफ शीट के ऊपर मार्क लगाओ, ABCDEFGHIZ तक लिखो, उल्टा लिख दो, सीधा लिख दो, ठीक है। वहां उसके ऊपर नंबरिंग लिख दो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही उल्टी नंबरिंग लिख दो। अब जैसे ही पेपर में सवाल आएगा ना, आपको स्क्रीन पर सवाल दिखेगा, बस आपको मैच करना है, Z 26 पे, O कितने पे, Z कितने पे, T कितने पे, A कितने पे, वहां से उठाया और डायरेक्ट अपने आंसर में पुट कर दिया। याद रखने की जरूरत नहीं है भाई, पेपर में याद रखने के लिए और बहुत सारी चीजें हैं, मैक्सिमम चीजें हैं और याद रखने के लिए। जीके याद रखो, करंट अफेयर याद रखो, मैथ्स के फॉर्मूले याद रखो, एबीसीडी कौन सा बड़ी बात है यार याद करने का। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, कैलकुलेशन को इजी बना सकते हो, अपने टाइम को कम कर सकते हो, ठीक है ना। इस प्रकार से सिली मिस्टेक आपकी अवॉइड हो जाएंगी। 100% वर्क करता है ये मेथड, मैं ऐसे ही एग्जाम को अटेम्प्ट करता था भाई, ठीक है। और क्या कर सकते हैं सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए? शांत मन से बिल्कुल कूल रह के कैलकुलेशन करो, 1-2 सेकंड टाइम ज्यादा लगा लो। अगर क्वेश्चन आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो 2 नंबर दे के जाएगा। अगर हड़बड़ाहट में जल्दी कर दी तो वो 2.5 नंबर लेके जाएगा। और फिर से वही अप्रोच, अगर आपसे सवाल नहीं बन रहा है तो वो पेपर में बैठे किसी भी स्टूडेंट से वो सवाल नहीं बनेगा भाई, क्योंकि आपने इतनी अच्छी तैयारी कर रखी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? सर करंट अफेयर जीएस का ऐसा कौन सा टॉपिक पढ़े एक दिन पहले, कौन सा टॉपिक याद करके जाएं कि भाई पेपर में उसी से रिलेटेड आ जाए। तो देखो, आपने जीएस भी पढ़ी होगी, पीछे एग्जाम से पहले बहुत टाइम था आपके पास पढ़ने का, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको करंट अफेयर्स 6 मंथ तक के करंट अफेयर्स आपको याद होने चाहिए। आपको रिवाइज याद नहीं करने, आपने मेमोराइज करने, बस रिवाइज करने। आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 4 ऑप्शंस में से बस टिक करना है। 6 महीने के करंट अफेयर 1 लाइनर पढ़ के भी चले जाओगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। बात आती है जीएस के टॉपिक्स की। अब देखो, जीएस में जो स्टैटिक जीके आती है ना भाई, मेरा मानना है स्टैटिक जीके पिछले 4 या 5 ईयर्स की, पिछले 4-5 साल की जो स्टैटिक जीके टीसीएस ने पूछी है ना, टीसीएस ने पूछी है, वो तो आपको 100% याद होनी चाहिए, क्योंकि उसी में से एग्जाम पूछा जाता है। एग्जामिनर के लिए बहुत बड़ा टास्क है ये, हर शिफ्ट के लिए नए नए क्वेश्चंस बनाना। बहुत सारी शिफ्ट होंगी, डेली के 2-3 शिफ्ट होंगी, तो इतने नए क्वेश्चंस बनाना एग्जामिनर के लिए पॉसिबल बात नहीं है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको जितने भी टीसीएस ने पूछे हैं आपको याद होने चाहिए भाई। चाहे और नए जो आए हैं, जैसे अवार्ड किसको मिला है, और भाई ये गीत किससे रिलेटेड है, ये डांस किससे रिलेटेड है, इन्हीं में से पूछा जाता है स्टैटिक जीके में से लगभग। और जो आपने नहीं पढ़ रखा होगा, लगभग किसी ने नहीं पढ़ रखा होगा भाई, जीके सबके लिए एक समान है। तो जीके में इससे ज्यादा कुछ मत करना। 4-5 ईयर के अगर आप फिलहाल कुछ पढ़ने की एक्स्ट्रा सोच रहे हो तो मत पढ़ना भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, 6 मंथ के करंट अफेयर्स रिवाइज करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। बाकी आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा, जैसे ये एनालाइज होगा डेली का एग्जाम, तो आपको पता चल जाएगा किस सेक्शन में से कहां से कोई क्वेश्चन अलग पूछ रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमारी आती है सर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है भाई। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एक इकोनॉमिक्स भी बचता है, इको भी बचता है। इनमें से क्या करना है, देखो आपको यहां भी मैं आपको समझाता हूं। इनमें से आज तक के मैक्सिमम सवाल पूछे जा चुके हैं। आप एक बात बताओ, अकबर में से, एक अकबर का एरा है, टाइम पीरियड है, उसमें से कितने सवाल बन सकते हैं? मैक्सिमम 10, 20, 30, 50, 100 सवाल बन सकते हैं। और आज तक के एग्जाम में लगभग सभी सवाल पूछे जा चुके हैं। तो सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनके प्रीवियस ईयर पढ़ लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना। इससे बाहर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना ये तरीका काम करेगा भाई, 100% प्रीवियस ईयर में से पूछा जाएगा। और साइंस बैकग्राउंड से हो तो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है वो आप देख लेना, ठीक है। बायो मेरी भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो बायो मैं ठीक मैंने प्रीवियस ईयर पढ़ा था, उसमें से एक क्वेश्चन फंस गया था, ठीक है। तो यहां से आप करंट अफेयर और जीके को आराम से रिवाइज कर सकते हो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जिसका कल एग्जाम है, ज्यादा कुछ मत करो, सिर्फ करंट अफेयर रिवाइज कर लो भाई। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर उठा के, कोई प्रीवियस ईयर की बुक हो तो उसको बस नजर मारते चले जाओ जीएस के टॉपिक्स पर, और कुछ मत करो। वहां से जीएस आपकी 100% रेडी हो जाएगी। उसमें से जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस फंसेंगे भाई, हाँ, बशर्ते आपने उससे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी की जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो बिल्कुल गोटा मार लिया होगा, उनका रट्टा मार लिया होगा, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रट्टा मारे काम नहीं चलेगा। अब ये मान के चलो, अगर टीसीएस ने कोई सवाल पूछ लिया, वो 5 साल पहले, 4 साल पहले पूछा है, और आपको अब नहीं आता, तो इसका मतलब आप रेस में पीछे हो भाई।
आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो जरूर आने चाहिए। नए क्वेश्चंस का अगर कोई नया सवाल होगा तो वो आपके लिए नया नहीं होगा, वो सबके लिए नया होगा, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर द मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है ना भाई, इस तरीके से करंट और जीएस टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। सर पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, अब ये बताओ सर। पहले रीजनिंग, सबसे ज्यादा डाउट यही आता है स्टूडेंट का कि रीजनिंग करें, जीएस करें, मैथ करें, क्या करें सर, सबसे पहले कौन सा टॉपिक उठाएं भाई। देखो इस क्वेश्चन का जवाब एक ही है, जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है ना, जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट पे पकड़ है, उस टॉपिक को सबसे पहले उठा लो। अब मैं क्या करता था, मैं सीक्वेंस में लेके चलता था, पहले रीजनिंग, फिर जीएस, फिर इंग्लिश, फिर मैथ, ऐसे ही आता है सीक्वेंस में। पहले रीजनिंग आती है, फिर जीएस आती है, फिर इंग्लिश आती है, फिर मैथ आता है। ठीक है, अब मैंने यहां टाइम में बांट दिया है। सभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कितने हैं, 25-25 क्वेश्चन है चारों सब्जेक्टों के, 100 क्वेश्चन है। मैंने सबसे पहले तो टारगेट बनाया सर, मेरे को 70 प्लस या 75 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट अटेम्प्ट करने हैं। यहां टारगेट रख लिया सर 75 प्लस क्वेश्चंस का, या 75 प्लस नहीं, 70 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट। 100% अगर 70 प्लस क्वेश्चंस आपके करेक्ट है ना भाई, तो कट पिट के आपके 140-145 के अराउंड मार्क्स आएंगे, प्री 100% क्लियर क्वालिफाई हो जाएगा आपका। ठीक है, 25 क्वेश्चन है। अब आप ये देखो आपके कौन से दो सेक्शंस स्ट्रॉन्ग हैं, इंग्लिश मैथ स्ट्रॉन्ग है या इंग्लिश जीएस स्ट्रॉन्ग है, मैथ जीएस स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि अगर जब तक आपके दो सेक्शन 100% स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना, तो आपका काम नहीं चलेगा। अब करना कैसे, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, वह ये बताता हूं। कितना किस में टाइम लगाओ, सबसे पहले रीजनिंग आती है भाई। मेरे अकॉर्डिंग रीजनिंग में 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 10-10 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे पढ़ते ही। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनमें 1 मिनट लग जाएगा या 30 सेकंड लग जाएगा। मैं मान लेता हूं 1 मिनट लगने वाले क्वेश्चंस है ना, देखो आपको बिल्कुल बाइफरकेट करके अलग अलग करके चीजों को समझा रहा हूं। रीजनिंग में 25 में से मैं मान लेता हूं 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डिफिकल्ट होंगे, जिनमें लगभग आधा मिनट, 40 सेकंड, 50 सेकंड लगेंगे। मैं 1 मिनट का टाइम दे देता हूं। 10 क्वेश्चंस में 1 मिनट का टाइम कितना लग गया भाई, 10 मिनट टाइम लग गया। ठीक बात है। और 25 में से 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो 15 क्वेश्चन बच गए ना, 15 क्वेश्चन तो इतने ही इजी होंगे जो देखते ही आप कर दोगे। चाहे डायरेक्शन का है, चाहे सिलोलिज्म का, चाहे किसी भी टॉपिक का है, 10 क्वेश्चन ही मैक्सिमम, क्वेश्चन 5 डिफिकल्ट होते हैं किसी भी लेवल पे। 25 क्वेश्चन में से 5 डिफिकल्ट देगा। मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट मान लिए उसमें से। तो करना क्या है, 10 क्वेश्चंस पे 10 मिनट लगा लो और 15 क्वेश्चंस पे 5 मिनट लगा लो। सिंपल सी बात है, हमारा टॉपिक कवर 15 मिनट में, रीजनिंग कवर होगी हमारी। ठीक है, यहां रीजनिंग कवर होगी। अब बात करते हैं, उसके बाद आती है जीएस। जीएस 25 क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगी भाई। 5 मिनट कैसे लगेंगी, अगर आपको चीजें आती हैं तो ठीक है, और नहीं आती तो स्किप कर देना। तुक्का मारने, स्टार्टिंग में तुक्का मत मारना। सबसे पहले देखना आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए हैं, उसके बाद ही अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाना। ठीक है, जितने क्वेश्चन आते हैं टिक करो, नहीं आते स्किप करो। 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे जीएस को सॉल्व करने में। उसके बाद आती है इंग्लिश। इंग्लिश में कितना टाइम लगता है भाई, इंग्लिश को मैंने 10 मिनट दिए हैं। टाइम किस में लगेगा, देखो आपको एरर पता है तो टिक कर दिया, नहीं पता तो ठीक है। आपने वन वर्ड है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, चाहे कुछ भी है, फिल इन द ब्लैंक है, अगर आपको आते हैं तो टिक कर दिया, नहीं है तो ठीक है। अब इसमें टाइम कहां लगता है, क्लोज टेस्ट में टाइम लगता है, पीक्यूआरएस में टाइम लगता है। मैं क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस को 4 मिनट का टाइम दे देता हूं भाई। 4 से 5 मिनट आप दोनों में लगा लो, पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट में, और बाकी की 6 मिनट में बाकी का पेपर सोल्व हो जाएगा। 20 क्वेश्चन मान लो या 18 क्वेश्चन मान लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 30 सेकंड में एक सवाल सोल्व हो जाएगा, 20 सेकंड में। ठीक है, अब आते हैं अपने इंग्लिश मैथ के टॉपिक पर। सबसे इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, देखो 25 क्वेश्चन है, मैंने आपको टाइम दिया है 30 मिनट का। 30 मिनट का टाइम दे दिया 25 क्वेश्चन के लिए। अरे ये तो बहुत बड़ा टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है। अगर आप अच्छे से पेपर को करते हो ना, तो इसमें से लगभग 15 से 17 या 18 क्वेश्चंस आपके 12 मिनट में सोल्व हो जाएंगे। 15 से 18 क्वेश्चन 12 मिनट में नहीं तो 15 मिनट में ही सोल्व हो जाएंगे भाई। 15 से 18 क्वेश्चंस बचे, कितने बचे, 15 मिनट। और क्वेश्चंस कितने बच गए, क्वेश्चन 7-8 ही क्वेश्चन बचेंगे, जिसमें आपको टाइम लगाना है 15 मिनट। अगर 7-8 मिनट में 15 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चंस 15 मिनट में अटेम्प्ट कर सकते हो ना, तो आपका पेपर 101% क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बस आपको टाइम बचाना है।
हो सकता है आप 25 क्वेश्चन, आपका मैथ स्ट्रांग है, 25 क्वेश्चंस को आप 20 मिनट में ही कर दो। अगर यहां 20 मिनट में टाइम लग गया तो कितना टाइम बचेगा सर? इसमें से 10 मिनट का टाइम बच जाएगा। आप कहीं भी इन्वेस्ट करना, रीजनिंग के क्वेश्चंस पे इन्वेस्ट करना, इंग्लिश में इन्वेस्ट करना, जीएस में इन्वेस्ट करना, बस आपको करना क्या है? टाइम मैनेज करना है। जो चीजें आती हैं करते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। जो चीजें छूट गई उसको बाद में देखेंगे। बाद में कैसे देखेंगे? बाद में टाइम को मैनेज करेंगे। सर रीजनिंग में मैंने 15 मिनट का टाइम लगाया है, मैं जनरली रीजनिंग में 12-13 मिनट का टाइम लगाता था, ज्यादा टाइम नहीं लगाता था, 12-13 मिनट मैक्सिमम। 2 मिनट यहां से बच गई। इंग्लिश जीएस आती है तो ठीक है, नहीं तो 5 मिनट नहीं, 3 ही 4 मिनट लगती है जीएस में, 4 मिनट, 1 मिनट यहां से बच। भाई टाइम बचाना है आपने किस तरीके से। आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, 30 मिनट की जगह मैथ को 20 मिनट में कर दो, यहां से 10 मिनट बचा के आप 5 मिनट इंग्लिश में मैनेज कर लो और 5 मिनट रीजनिंग में मैनेज कर लो। 15 मिनट रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए बच गई और 20 मिनट रीजनिंग के लिए बच गई। किसी भी तरीके से आप टाइम को मैनेज कर सकते हो। बस आपको चाहिए क्या? एक तो करेक्ट आंसर्स होने चाहिए, एक शांति से पेपर करना है। जितने स्किप हो जाएं, जितने पेपर अटेम्प्ट हो रहा है उतना पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद देखना लगभग लगभग आपके 70 के अराउंड क्वेश्चंस जरूर ठीक होंगे भाई, ठीक है, बिना घबराए। और मुझे पता है आपकी तैयारी अच्छी है, ज्यादा कुछ मत पढ़ना। अपने नोट्स को, जो आपके डाउट सेक्शन था ना, आपने कोई नोटबुक बनाई उसको रिवाइज कर लेना, बस एक बार आंखों से पढ़ लेना। उसके बाद रिलैक्स रहना। जिसका कल एग्जाम है ज्यादा हड़बड़ी में मत रहना भाई, आराम से पेपर दे के आना। जिसका परसों एग्जाम है वो कल के एनालाइज को एक बार देख लेना, मैं भी एनालाइज लेके आऊंगा इसी चैनल पे, उसको देख लेना किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे, एक बार उसमें से गो थ्रू हो जाना, बस सिंपल सी बात है। इन्हीं टॉपिक्स पर बात करते थे और यही टॉपिक एक स्टूडेंट को पता होने चाहिए, इससे ज्यादा और कोई टॉपिक्स नहीं होते बस। और अपना 100% देना भाई, 100% देना। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आपने अपनी तैयारी के साथ बेईमानी करी है ना भाई, तो एग्जाम के साथ भी ज्यादा अच्छा सोचना बुरी बात, गलत बात होगी वो, कि भाई मेरा एग्जाम अच्छा हो जाए, मैंने तैयारी में कोताही बरती है, तो ऐसा नहीं होगा। और आपके लिए ही ये लगाया था भाई, जैसे हमने ये देखा ना, ये 3 स्टार, ये 3 स्टार के लिए ही तो लड़ रहे हैं भाई। इस 3 स्टार पे घर वालों की छाती चौड़ी हो जाएगी, सीना चौड़ा हो जाएगा। जब 3 स्टार होंगे ना हमारे पास, हमारी वर्दी हमारे कंधे पर होगी, तो अलग ही बात होगी। इस 3 स्टार को सोच के जाना और एग्जाम फोड़ के आना है, ठीक है। और पेपर की इतनी औकात नहीं है कि हमारे सामने टिक जाएगा, 100% पेपर सॉल्व होगा भाई। अच्छे से करना है, तरीके से करना है, ठीक है। चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, बाकी बात करेंगे जैसे ये आपका एग्जाम होगा, आपका प्री क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मेंस की रणनीति पे काम करेंगे। मेरे चैनल पे लगातार वीडियोस आती रहती हैं। जैसे ही मेंस शुरू होगा ना भाई, मेंस की क्लासेस भी लेके आएंगे और मेंस के अब जो टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे हम, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी का पेपर अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर 2023 एग्जाम। जय हिंद, थैंक यू।